Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching SETS video lecture on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा आज अब से हम एक और इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड साइड के लिए। चाहे आप नस के इंजीनियरिंग स्कूल पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नस के बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप लम साइड अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप आईबीएस साइड अप्लाई कर रहे हो, चाहे इधर आप एनईडी साइड अप्लाई कर रहे हो या जीआईकेआई साइड अप्लाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग का टेस्ट देना चाह रहे हो एप्टीट्यूड की यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे बिजनेस का, हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में टॉपिक लाजमी आएगा। अब आपके जहन में सेट्स का नाम सुन के सबसे पहला लफ्ज जो आया होगा, हो सकता है किसी के जहन में आ गया हो सर वो सबसेट पता नहीं क्या होता था, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, पता नहीं सर बचपन में पढ़ते थे कभी समझ में नहीं आया। किसी के जहन में फौरन से आया होगा यूनियन इंटरसेक्शन, पता नहीं सर क्या होता था यूनियन इंटरसेक्शन, अजीब कीड़े मकोड़े के सिंबल होते हैं इसके, तो पता नहीं सर क्या मुश्किल तरीन टॉपिक है। और किसी के जहन में आ गया होगा वेन डायग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेतहाशा आईबीएस साइड, एनबीएस साइड और नस साइड पे आने वाले क्वेश्चंस, वेन डायग्राम और एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन। तो आपके जहन में तमाम बातें गर्दिश कर रही होंगी जब मैंने सेट्स का नाम यहाँ पे लिया। अब ज़रा पहले तो सेट्स की कुछ बुनियादी बातें बात कर लेते हैं कि भाई बिल्कुल आपके जहनों में जो बातें आ रही हैं वो सही आ रही हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है सेट्स के टॉपिक का, लेक्चर नंबर 1, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज को कवर करेगा, ये सेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को कवर करेगा, ये सेट्स के बेसिक फंक्शंस को कवर करेगा, ये सेट की बेसिक टाइप्स को कवर करेगा। और ये वाले वो क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि बच्चे की अप्रोच क्या होती है, यूनियन निकालना सीख लिया, इंटरसेक्शन निकालना सीख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया, अब समझता है कि भाई सब आ गया, चौड़ा हो गया ना, चौड़ा कहे सब आ गया सर। वहां पे जाते पेपर के अंदर कुछ भी नहीं आता होता, आके आके फिर मुंह बसूर के रो रहा होता है सर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ गए थे। अबे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज तभी मुश्किल लगे ना आपको जब आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं लिया। तो आज का लेक्चर हमारा कैरी करेगा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज को, जो कि नस साइड, आईबीएस साइड, फास्ट साइड, जीआईकेआई साइड, डिफरेंट सेट सीरीज, एनईडी साइड के ऊपर पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि सेट्स होता है क्या है, ये लफ्ज सेट जो हम करते हैं इसके बुनियादी मायने क्या हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए, चूंकि थ्योरेटिकल लेक्चर है, मेरा और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, तो मैंने कुछ प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी हैं और साथ साथ में डेफिनेशन को समझते जाएंगे। सबसे पहले लफ्ज जो सेट्स आ रहा है, सेट क्या होता है मेरा बच्चा? सेट कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को When following condition are true, यानी कि सेट कहते हैं कुछ अगर डिफाइंड या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हो, यानी कि मेरे पास कोई अल्फाबेट्स हो, कोई न्यूमेरिक फॉर्म में चीज हो, कोई लेटर्स हो, कुछ भी हो, अगर तो वो सेट है तो वो कुछ कंडीशंस को मानेगा हमेशा। कंडीशंस क्या होती हैं, आइए जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं, यानी किन कंडीशंस के ऊपर ये सेट बनता है। पहली कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा you always use a curly bracket in order to close a set, यानी कि कभी भी अगर आपको सेट्स को क्लोज करना होगा वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट से होता है, कभी राउंड ब्रैकेट से नहीं होता, कभी स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं होता। सेकंड कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हमेशा कैपिटल लेटर से सेट्स को डिनोट किया जाता है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशंस फॉलो होंगी तो सेट्स होगा। बहुत बार इसके ऊपर एमसीक्यूज ऐसे आता है कि 4 तरह की चीजें गिवन होगी, पूछा जाएगा बताओ इनमें से सेट कौन सा है, तो भाई कैसे क्लासिफाई करोगे? ये वो बेसिक बातें होती हैं जो पता होनी चाहिए। पहले नंबर के ऊपर अगर तो वो चीज कर्ली ब्रैकेट में क्लोज है तो सेट हो सकता है, अगर वो डिनोशन उसकी कैपिटल लेटर में हुई हुई है तो सेट्स होगा। अच्छा, अगर 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा के जरिए डिफरेंस किया गया है तब भी वो सेट कहलाएगा, यानी कि उसको हमेशा कॉमे के जरिए डिफरेंस किया जाता है। एक और चीज जो आपने अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी है बेटा, कभी भी किसी भी सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर रिपीटेड है तो सेट नहीं होगा, कुछ और होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत काम की बात करी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये सेट है एक प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, b इज इक्वल टू स्मॉल a, b, c। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये वाली चीज सेट है या नहीं है, क्या बताओगे मुझे? जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये चीज सेट है? और से सोचो। सर कर्ली ब्रैकेट में क्लोज हुई हुई है, बिल्कुल सर सेट हो सकता है। सर डिनोशन भी इसकी कैपिटल लेटर से सेट हो सकता है। सर 2 एलिमेंट्स के दरमियान
कॉमे का सिंबल है, सेट हो सकता है। चौथा पॉइंट क्या बताया, सेट्स के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता, अगर एलिमेंट रिपीटेड है तो सेट नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपने इन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर व फिक्र करना है। मेजॉरिटी आवाम को सेट्स का टॉपिक बहुत टफ लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि बहुत ईजी टॉपिक है इसीलिए मुश्किल लगता है। हमेशा एक बात ज़िंदगी में रखिएगा, जो सबसे ईजी चीज़ होती है वही सबसे मुश्किल हो सकती है आपके लिए, अगर आपने तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ। तो आई गेस पहली बुनियादी बात तो सबको क्लियर हो गई। सेट्स क्या होते हैं, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर वो 4 कंडीशंस को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कैपिटल लेटर से डिनोशन होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा कॉमे का सिंबल होगा, चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कभी भी एलिमेंट सेट्स के अंदर रिपीटेड नहीं होते। ये 4 कंडीशंस पढ़ ली। अब चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर, कुछ सेट्स की बेसिक बातों के ऊपर, अगर हमें सेट्स के क्वेश्चंस को समझना है। पहले नंबर के ऊपर ऑर्डर ऑफ दी सेट्स। भाई बहुत बार क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको एक सेट गिवन होगा और आपसे पूछेगा बताओ इसका क्या ऑर्डर है। अब बच्चा बैठ के जो है ना ब्राउज़र वाली कॉपी में झांक रहा होता है, यार इसका ऑर्डर क्या होगा, यार क्या होगा, या ब्राउज़र वाले कंप्यूटर में झांक रहा होगा, कंप्यूटर स्ट्रेस से दो क्या ऑर्डर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑर्डर ऑफ दी सेट क्या होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज द ऑर्डर ऑफ दी सेट ए। यानी कि क्या कहा जा रहा है, कभी भी आपके सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे वही उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, मेरे पास एक सेट आ रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 0 1 2 3 4 5। अगर कोई बंदा मुझसे कहता है बताओ इस सेट का ऑर्डर क्या है, तो क्या ऑर्डर होगा, गिन लीजिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डर क्या होगा मेरा बच्चा इसका, ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने आ रहे होते हैं वो सेट का ऑर्डर होता है। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ दी सेट्स क्या होते हैं। कभी भी अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई भी सेट आ रहा है, अगर आपको उसका ऑर्डर जानना है, बहुत बार बिलीव मी इतने आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, बट चूंकि बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इसमें पिक ही नहीं कर सकता कि भाई कभी भी अगर आपके पास सेट गिवन है, आपको उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो भाई ऑर्डर कैसे निकालोगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट के अंदर आ रहे हैं वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात को एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं मेरा बच्चा सिंपल तरीके से ऐसे। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका सेट का डिनोशन हो रही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट बी आ रहा है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3 4। कोई मुझसे पूछता है कि भाई बताओ इसका ऑर्डर ऑफ द सेट क्या है, तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेट बी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो इस सेट का ऑर्डर क्या है 3, तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ दी सेट्स। एक छोटे सा हमने बातों बातों में एक कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और इसके एमसीक्यूज भी देख लिए कैसे आ सकते हैं भाई। आगे चलते हैं। अच्छा तो बेटा अब जो हमारे पास चीज आ रही है, ये आ रही है इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स जो बेतहाशा बार एमसीक्यूज में पेपर में आते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। भाई इक्विवेलेंट सेट के नीचे मैंने क्या लिख दिया, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ जरा गौर से देखिएगा किस कंडीशन के ऊपर दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट बनते हैं, अगर सेट ए का ऑर्डर बराबर आ जाए किसके, सेट बी के ऑर्डर के। यानी कि दुनिया के कोई से भी दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट उस कंडीशन पे होंगे अगर सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आ जाए, आपस में बराबर। फॉर एग्जाम्पल बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए जो कि एनईडी साइड पूछा गया कि भाई अगर मेरे पास एक सेट ए आ रहा है 1, 2, 3, 4 और एक सेट बी आ रहा है, उसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। बताओ ये सेट इक्विवेलेंट सेट्स हैं या इक्वल सेट्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर पता नहीं इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा। कुछ लोगों ने तो कहा सर इक्विवेलेंट और इक्वल आपस में भाई भाई का रिश्ता रखते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी मौजूद था कि बोथ ए एंड बी, यानी कि इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों ही हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने क्या कहा, भाई भाई का रिश्ता रखता है इक्विवेलेंट और इक्वल के दरमियान, तो सर ये आंसर होगा। अल्लाह के बंदों, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में जमीन आसमान का डिफरेंस अभी आपको समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट सेट ऐसे दो सेट्स हो सकते हैं आपस के अंदर इक्विवेलेंट अगर उनका ऑर्डर आपस में क्या हो, बराबर। और ऑर्डर के बुनियादी मायने क्या है कि अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर का मतलब क्या है कि आया ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है या नहीं है। भाई देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 4, यानी कि सेट ए का ऑर्डर क्या है 4
और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ऑर्डर होता क्या है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस सेट के अंदर, वो उसका ऑर्डर होता है। तो सेट बी के अंदर भी जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 4। तो कभी भी दो सेट्स का अगर आपस में क्या हो, नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होगा तो उनको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। हो सकता है अब आपके जहन में आ रहा हो, सर फिर ये इक्वल सेट्स क्या होता है, सर फिर ये इक्वल सेट्स किन्हें कहते हैं। बहुत ही आसान सी बात है मेरा बच्चा, बहुत ही मजे की बात है। कोई भी दो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे अगर ना सिर्फ उनके दरमियान में ऑर्डर सेम हो जाए, बल्कि जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के वो भी सेम हो। सर क्या मतलब आपकी बात का, क्या आप समझा सकते हैं इस बात को? बिल्कुल मेरा बेटा। क्या कंडीशन मैंने कही, दो कंडीशंस होंगी अगर इक्वल सेट है, ना सिर्फ उन दोनों सेट्स का आपस में ऑर्डर भी सेम हो, बल्कि उनके एलिमेंट्स भी करस्पॉन्डिंग सेम हो, एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट आता है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन थे 1, 2, 3, 4, 5, और जो सेट बी है ना उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 3, 4, 5, 1। यानी कि मेरे पास दो सेट्स गिवन हैं। अब मुझसे पूछा जाता है बताओ ये दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं या इक्वल हैं। देखो इक्विवेलेंट सेट्स की खास बात क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट्स होंगे, अगर तो सिर्फ ऑर्डर सेम है, अगर तो दो सेट्स का खाली ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी टाइप ऑफ एलिमेंट्स अंदर कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट के सेम है तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और इक्वल सेट्स कब कहलाएगा, अगर ना सिर्फ दोनों में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। फॉर एग्जांपल सेट ए को देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 5। सेम गोज फॉर द सेट बी, 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5। यानी कि इन दोनों सेट्स में ना सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बल्कि अगर टाइप ऑफ एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1, यानी कि तमाम एलिमेंट्स भी दोनों सेट्स के क्या है, सेम है। यानी कि कभी भी एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स भी सेम हो जाए या ऑर्डर ऑफ द सेट भी सेम हो जाए, तो फिर ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट नहीं कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ये दो एमसीक्यूज अक्सर कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को पूछे जाते हैं, बताओ इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है। अब वो बच्चे इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो नहीं समझ सकता इस बात को। आइए पास्ट पेपर एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आईबीएस साइड आने वाला एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता है कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सेट आ रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और दूसरा सेट आ रहा है बी कॉमा डी कॉमा सी कॉमा ए, तो बताओ इस तरह के सेट को या इस तरह के दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे या इक्वल सेट्स कहेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है या नहीं है। भाई गौर से देख लो, क्या दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। इस सेट का भी ऑर्डर क्या है 4, इस सेट का भी ऑर्डर क्या है 4, दोनों सेट्स का ऑर्डर एक ही है। क्या दोनों सेट्स में आने वाले एलिमेंट्स भी सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। यानी कि अगर तो आपके सेट्स के अंदर आने वाले एलिमेंट भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो, तब सेट्स क्या कहलाएंगे मेरा बच्चा, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। अच्छा तो बच्चों यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। अच्छा अब हमें कुछ बेसिक इनकी सिंबल्स देख लेते हैं भाई। इक्विवेलेंट सेट्स, अगर दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे तो कैसे डिनोट करेंगे इसको मेरा बच्चा। कभी भी दो सेट्स अगर आपस में इक्विवेलेंट हैं तो इस तरह का सिंबल से डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर ए एंड विद द सिंबल ऑफ दिस थिंग इस बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। अगर ये इस तरह का सिंबल आ रहा है दो के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है, ए सेट इक्विवेलेंट है बी सेट के। क्लियर है ना बच्चों। और इक्वल सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अगर A इक्वल टू बी आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब क्या है, सेट A और सेट B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत बुनियादी सी बात है, बात मालूम होनी चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि A और B अगर इक्विवेलेंट है तो बताओ कौन सा सिंबल करेक्ट है। अगर A और B आपस में इक्विवेलेंट है तो ये सिंबल से डिनोट होता है। अगर A और B आपस में इक्वल है तो बीच में इक्वल टू का साइन होता है। तो ये छोटी सी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई यहां तक की बात। तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे सबसेट के टॉपिक के ऊपर। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़ सकते हैं भाई। कोई मसला किसी बच्चे को तो पूछ सकता है अभी भी।
अब जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट के ऊपर जा रहे हैं, बहुत दफा पेपर में पूछी जाने वाली टाइप सबसेट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अल्लाह के वास्ते सबसेट की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी है, अगर मेरे पास एक सेट ए और एक सेट बी है, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो ए कहलाएगा सबसेट बी का। भाई इसका सिंबल बहुत दफा पेपर में आता है, इसके सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। बच्चा उन क्वेश्चंस पे कंफ्यूज होते हो, तुमने ये इस तरह का अफ्रीकन सिंबल लाजमी देखा होगा, ये इस तरह का कोई सिंबल। अब तुम्हें ये बात कैसे पता चली किस चीज का सिंबल है, तुम्हें थ्योरेटिकल उसका बैकग्राउंड नहीं पता, इसीलिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है। सबसेट क्या होता है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सा काम है। अगर देखो तुम्हारे पास दो सेट्स आ रहे हैं, आओ बात को एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सेट ए है 1, 2, 3 और तुम्हारे पास सेट बी आ रहा है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तुम्हारे पास ये दो सेट्स आ रहे हैं। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या गौर से देखो, क्या ए में आने वाले तमाम एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो कि बी में भी आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और बी का सेट भी बड़ा है, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इफ every element of set A is an element of set B, then A is the subset of B। यानी कि A जो है ना, ये सबसेट है B का, क्योंकि B बड़ा सेट है तो उसका एक छोटा हिस्सा, आसान जबान में समझ लो कि बाप का एक छोटा सा हिस्सा सेट A है। B अगर बाप है तो उसका छोटा सा हिस्सा उसका बच्चा क्या है, सबसेट। उसको अंग्रेजी जबान में, मैथ्स की जबान में कह दिया, वो स्मॉल a है। बड़ी आसान सी बात। और यहां पे फिर हमारे पास आ गया एक मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाहिर सी बात है, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंस तो होगी मेरा बच्चा। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? देखो अब इसको लिखने का तरीका सीख लो। अब देखो तुम्हारे पास जो ये A है, ये सबसेट है किसका, B का। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इस सिंबल के जरिए। ये पहले एक यू कलर का सिंबल आप बना लो हॉरिजॉन्टली, एंड देन उसके नीचे डैश डाल दो। क्या बन गया, ये A इज द सबसेट ऑफ B। कैसे पढ़ोगे इसको, A इज द सबसेट ऑफ B। और एक दफा मुझे नज़ बिजनेस स्कूल का एक पास पेपर में देख रहा था, मुझे वहां पे एक क्वेश्चन दिखा, मुझे बड़े मजे का लगा, लिटरली मुझे बड़े मजे का लगा। मैंने ये तो पढ़ लिया कि A इज द सबसेट ऑफ B, वहां पे जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिला उसने पूछा हुआ था कि सही है, मान लिया तुम्हारी बात तुम चीख चीख के कह रहे हो कि A सबसेट B का है, तो बताओ B का A से क्या रिलेशन होगा। अगर A का रिलेशन B से सबसेट का है तो बताओ B का A से रिलेशन क्या है। बहुत ही मजे की चीज, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर दो सेट्स का आपस में रिलेशन सबसेट का है ना, और A सबसेट है B का, तो B A का क्या है, B A का जो रिलेशन कहलाएगा वो कहलाएगा सुपर सेट का। क्या बात करी मैंने, क्योंकि B क्या कहा, बाप है, A उसका बच्चा है, तो क्या कहलाएगा, B इज द सुपर सेट ऑफ द A। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करी अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसेट का टॉपिक पढ़ा है, किसी बच्चे को मसला हो रहा है दोबारा से सुन लो। सबसेट का क्या टॉपिक पढ़ाया, इन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर A के तमाम एलिमेंट्स एक बड़े सेट B में एग्जिस्ट करते होंगे तो A को बुलाने का तरीका क्या होगा कि A सबसेट है भाई B का, A सबसेट है B का। और मैंने फिर आपको एग्जांपल के जरिए भी बात शो कर दी किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम प्रॉपर चल रहा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या चीज आई, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आया। क्या मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई देखो, अगर A सबसेट है B का, तो B का रिलेशन क्या है A के साथ, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि B बड़ा वाला सेट है तो B क्या है, A के लिए सुपर सेट है, B A के लिए क्या है, सुपर सेट है। ये NBS के अंदर पूछा जा चुका है, ये MCQs एक दफा, कि भाई बताओ अगर A सबसेट है B का, तो बताओ B का रिलेशन क्या है A से, सुपर सेट का होगा। वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा क्लियर है बच्चों, यहां तक की बात। एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल पहली वैसे मैंने एक ऊपर समझा दी है, एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास A एक पर्टिकुलर सेट आ रहा है, उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 1, 2, और B मेरे पास एलिमेंट आ रहा है जिसमें वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं 1, 2, 3, 4। अब कोई मुझसे पूछता है कि बताओ B का A से रिलेशन क्या है, तो B का A से रिलेशन क्या है, B चूंकि बड़ा एलिमेंट है उसमें A वाले तमाम एलिमेंट्स वैसे ही आ रहे हैं, तो B का A से रिलेशन क्या है, सुपर सेट का, और A का B से रिलेशन क्या है, सब सेट का। ये दो बुनियादी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मजे की हैं। क्लियर है ना बच्चों ये बात, जो बड़ी वाली चीज है उसका छोटी चीज से रिलेशन क्या होगा, सुपर सेट का,
और छोटी का बड़े से का रिलेशन होगा सबसेट का। बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर है ना बच्चों? मजे मजे में तरीके से क्लियर कर लिया यहाँ तक की बात। बताओ सेट्स में क्या चीज मुश्किल है? बच्चे फालतू में डरते हैं सिंपल्स के ऊपर। अच्छा, अब सब सेट की कोई दो और टाइप्स भी होती हैं। मैंने क्या कहा था लेक्चर के स्टार्ट में, सेट जब आएगा तो सब सेट के जुमले तो जरूर आएंगे। अब इसमें कुछ और बुनियादी बातें भी आती हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट प्रॉपर वाला क्या होता है उसको देख लेते हैं। इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B कंटेन at least one element which is not an element of the A, then A is said to be a proper subset। सर क्या अंग्रेजी जबान में लिखा हुआ है सर? अच्छी सी उर्दू जबान में समझाने क्या लिखा हुआ है? बहुत ही मजे की चीज लिखी हुई है। कहता है कि अगर A सबसेट है B का, अगर A सबसेट है B का यानी कि A छोटा वाला है और B बड़ा वाला सेट है, अगर B के पास कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब आज अपनी जिंदगी में याद रख लो, आगे सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, जिंदगी में बहुत चीजें ऐसी आएंगी जहां एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत आएगा। मेरी अगर सीक्वेंस सीरीज की वीडियो देखी हुई एप्टीट्यूड की तो पता चलेगा मैंने कितने डिटेल में इस बात को समझाया है। एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा और उससे कम भी पहुंच सकते हैं। बट खैर यहाँ पे एक जुमला आ गया तो मैंने समझा दिया। क्या कह रहे हैं जरा जुमला बड़ा गौर से सुनना। प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी पूछूंगा कि ये वाला प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। कहता है कि अगर A सबसेट है B का, यानी कि एक छोटा वाला हिस्सा है बड़े वाले हिस्से का, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहा है कि अगर बड़े वाले हिस्से में छोटे हिस्से के अलावा भी चीजें मौजूद हैं तो ये जो तरह का सबसेट कहलाता है, इस तरह का सबसेट इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। हो सकता है कोई बच्चा भी पिक नहीं कर पा रहा, तो आओ तुम्हें एक चीज समझाता हूं। कहता है कि अगर A सबसेट है B का, यानी कि फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है, तुम्हारे पास जो ये A आ रहा है ये सबसेट है किसका? B का। सिंपल सी बात है। कहते हैं अगर तो ये प्रॉपर सबसेट, मैंने क्या कहा सबसेट्स की दो टाइप्स होती है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। कैसे पता चलेगा प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? उसी लिए पढ़ रहे हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है कि अगर जो बड़ा वाला एलिमेंट है, बड़ा वाला जो सेट है, अगर उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ए के भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और उसके अलावा भी एलिमेंट्स आ रहे हो, यानी कि जो स्मॉल वाला सेट है ना उसके एलिमेंट्स के अलावा भी अगर बड़े में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे सबसेट को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी कि जो नॉर्मल टाइप होती है 99.9999% सबसेट जो होते हैं प्रॉपर सबसेट से होते हैं। ये वाला चेक कर लो भाई, इसके अंदर सबसेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 जो कि बड़े वाले में आ रहे हैं, उसके अलावा भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, 4 5 6 आ रहे हैं, उसके अलावा आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो सबसेट ये कहलाया, ये क्या कहलाया? प्रॉपर सबसेट। यानी कि एक ऐसा सबसेट बी का, एक ए अगर बी का एक ऐसा सबसेट है जिसमें बी के अंदर सबसेट एलिमेंट्स के अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, ये बात तो अभी बहुत डिटेल में पढ़ी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एक सेट आ रहा है जिसमें 1 2 आ रहा है, और बी उसका सुपर सेट जो है उसमें क्या आ रहा है? 1 2 3। अब मेरे पास क्वेश्चन एमसीक्यूज आ गया, बताओ ए बी का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है? अब बच्चा ट्यूशन वाली बाजी से ये बात पढ़ लेते हैं सबसेट का कॉन्सेप्ट, अब प्रॉपर या इम्प्रॉपर पता ही नहीं होता। प्रॉपर क्या है जरा गौर से देखो, ए जो है वो छोटा एलिमेंट है और बी जो है बड़ा है। अगर किसी को मसला हो रहा है अंग्रेजी जबान में, देखो मैं अच्छी खासी उर्दू जबान में समझा रहा हूं, बच्चों वाली बात कर रहा हूं। ए क्या है? छोटा एलिमेंट, बी क्या है? बड़ा एलिमेंट। क्या कॉन्सेप्ट दिया कि भाई छोटे एलिमेंट का बड़े से रिलेशन क्या है? सबसेट का। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की कंडीशन चेक करना चाह रहा हूं। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है? अगर ए के तमाम एलिमेंट बड़े वाले में एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी कि सबसेट एलिमेंट तमाम एग्जिस्ट कर रहे हैं बड़े वाले में, उसके अलावा भी अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बड़े वाले में, बी के अंदर, बड़े वाले में अगर छोटे वाले के अलावा भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सबसेट को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। बड़ी सिंपल सी बात है, बयान कर दी भाई। यानी कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एटलीस्ट, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट उसके पास जरूर ऐसा हो जो कि ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तब ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। जो कि हमने यहां पे बनाया ये भी प्रॉपर था, यहां पे बनाया ये भी प्रॉपर था। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉपर सबसेट का। अब बच्चा कहता है सर फिर इम्प्रॉपर क्या होगा? तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं मेरा बेटा। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जरा वर्डिंग पढ़ लीजिए, आपकी आसानी के लिए क्या लिखी है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी and A is equal to B, then we say that A is the improper subset of B। यानी कि सर क्या मतलब आपकी बात का? सर समझ में नहीं आई आपकी बात मेरा बच्चा। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। और सर वो आसान सी बात क्या है मेरा बेटा? जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा।
ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, यानी कि अगर दो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट्स का रिलेशन भी रखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट ए आ रहा है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, और अगर सेट बी आ रहा है उसके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हैं, तभी तो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। अगर एलिमेंट सेम होंगे, अगर एलिमेंट सेम होंगे तभी तो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि एक छोटे सेट का बड़े में होना, मगर ये सबसेट्स की फिर फर्दर टाइप्स में क्या ब्रेकेज आ जाती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होगा, अगर तमाम ए के एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, टाइप ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो ना सिर्फ ये दो सेट्स आपस में इक्वल सेट्स कहलाएंगे बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स ए के बी के पास एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको एक और तरीके से क्या लिखा जाता है, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल सेट्स भी हैं। तो बेटा यहां तक की बात क्लियर है। हमने बेसिक सेट्स की कुछ टाइप देखी हैं, अभी बेसिक देखी हैं, अभी तो और बहुत सारी रहती हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम जाने वाले, ये पावर सेट का टॉपिक है। अगेन आपने ये वाले एमसीक्यूज बहुत दफा अपने पेपर में देखे होंगे, पास पेपर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, कि आपके पास एक सेट गिवन होता है, आपसे पूछा जाता है बताओ इसके कितने पावर सेट्स होंगे, या बताओ इसके कितने सबसेट्स होंगे, या बताओ इसका पावर सेट क्या होगा। अब जहन में बात आती है, सर ये काम कैसे करेंगे, सर कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सर कैसे पता चलेगा। मेरा बच्चा सबसे पहले तो हमें पावर सेट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी आपके पास कोई भी सेट है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी सेट है, सेट 1 है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है, कुछ भी है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है पावर सेट का। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक सिंपल सा सेट आ रहा है और आप डिटरमाइन करना चाहते हो कि उस सेट से कितने छोटे हिस्से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बेसिक मिसाल एक घर की है कि भाई घर के कितने बंटवारे हो सकते हैं, घर को कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, घर कितने हिस्सों में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, वो घर कहलाएगा पावर सेट, क्योंकि वो बेसिकली हर छोटे छोटे हिस्सों का बाप होगा, हर छोटे छोटे हिस्सों का फादर कहलाएगा। तो बेसिकली पावर सेट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर मैं चेक करना चाहता हूं द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, तो पी पावर सेट ए को डिनोट कर रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा मेरा बच्चा, बात बहुत ईजी सी है और बहुत मजे की है। अगर मेरे पास एक सेट ए है, उसमें खाली 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, खाली 2 एलिमेंट्स। बहुत दफा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, बताओ अगर ये सेट ए है तो इसके कितने तुम पावर सेट्स बना सकते हो, इसके कितने तुम सबसेट बना सकते हो। यानी कि अगर ये एक पावर सेट आ रहा है तो बताओ इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। अब बच्चा परेशान होता है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ ही ना पा रहे हो, सर ये कैसे सबसेट्स बनेंगे, और बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं, जिन्होंने मैट्रिक क्लास में सेट्स का टॉपिक ढंग से पढ़ा हुआ है, वो शायद हो सकता है समझ चुके हों कि सर इसके सबसेट कैसे बनेंगे, समझ में आ गया। लेट बी वेरी क्लियर, कैसे बनेंगे भाई। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक सेट ए आ रहा है और आपसे कहा जा रहा है बताओ इसके कितने सबसेट्स बना सकते हो, यानी कि इसको कितने हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, आसान जबान में समझो ना, कितने हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, कैसे करेंगे आओ देखो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसको एक उसमें कर दूं, एक आ जाएगा नल सेट के ऊपर, एक आ जाएगा सेट 1 के ऊपर, एक आ जाएगा सेट 2 के ऊपर, और एक बार इसको ऑलरेडी लिख दिया जाए। यानी कि ये जो सेट ए है ये 4 तरह के सबसेट्स में ब्रेक हो सकता है। सर क्या मतलब आपकी बात का, मेरा बच्चा क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी सेट को कितने हिस्सों में ब्रेक किया सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट कॉन्सेप्ट। कि भाई आप एक पावर सेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे पास क्या वो ट्रिक्स होती है जब हम एक सेट को छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं, सबसेट्स में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट क्या आ रहा है 1, 2, इसको कैसे ब्रेक डाउन करूंगा भाई, पहली इसका हो सकता है एक नल सेट में, फिर एक सिंपल 1 सेट में, एक 2 सेट में, 1, 2 के अंदर। सर 2, 1 में नहीं हो सकता, मेरा बच्चा वो एक ही चीज कराएगी। सेट्स के टॉपिक में अगर 1, 2, 3 लिखा हो, 3, 2, 1 लिखा हो, बात एक ही होती है, उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब हो सकता है आपके पेपर में आपसे एक एमसीक्यूज दे दिया जाए कि भाई ये तो बहुत आसान सा है, उसने आपको दे दिया 1, 2, 3, 4,
तो सर अब क्या करेंगे सर, आपने तो आसान वाला करवा दिया कि इसको ब्रेक कैसे करना है। सर अब पेपर में बैठ के हम बारी बारी से करेंगे कि एक बार नल सेट लिया, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, एक बार 4, फिर एक बार 1,2, 1,3, 1,4, फिर एक बार 2,3, 2,4, फिर एक बार 3,2। सर इस तरीके से का पेपर में करेंगे और वहां पे हमसे सब सेट बनाने को दिया जाता है पावर सेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो जी नहीं, ये तो मैंने आपको एक बेसिक तरीका दिखाया किस तरीके से किया जाता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तभी तो पावर सेट यहाँ पे लिखा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसको समझते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर है? किसी बच्चे को और मसला है तो मैं जल्दी दोबारा रिपीट कर देता हूं। मेरा बच्चा पावर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बेतहाशावार इसके क्वेश्चन आपको एनबीएस साइड, नस साइड, इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, फास्ट जीआईकेआई, एनईडी साइड, आईबीएस साइड पे मिल रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कह रहा है आपसे? सिंपल तरीके से आपसे कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपने इसको ब्रेक करना है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है आपके पास सिंपल कोई भी सेट आ रहा है, आप उस सेट को कैसे उसके सब सेट्स में डिवाइड कर सकते हो, कितने हिस्सों में कर सकते हो ब्रेक डाउन। अब आपको कितने हिस्सों का जवाब चाहिए होता है। अब मैनुअल तरीका तो क्या हो, मैंने आपको शो करके दिखा दिया कि मैंने आपको एक सेट दिया 1,2 और उसको हमने मैनुअल तरीके से डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक कर दिया। चूंकि छोटा सा था तो हमारे पास 4 खाली इसके सबसेट बने, तो हम वहां पे लिख देंगे आंसर कितने सबसेट बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 में से 4 बन रहे होंगे, हमने 4 लिख देना है, टिक कर देना है। अब अगर मेरे पास कोई मुश्किल वाला सेट आ जाता है और उससे कहा जाता है उसके सबसेट बताओ कितने बनेंगे, तो उसमें हम फंस सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कभी भी मुझे किसी भी फाइनाइट सेट के अगर n नंबर ऑफ सबसेट्स को डिटरमाइन करना है, यानी कि अगर मेरे पास कभी भी फाइनाइट सेट आ रहा है, कोई भी फाइनाइट सेट, फॉर एग्जांपल ए, फाइनाइट का मतलब उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स ना हो। अगर मुझे उसके क्या मालूम करने हैं, मुझे उसके मालूम करने हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? शॉर्ट ट्रिक, 2 की पावर n बनेंगे उसके सबसेट्स। यानी कि अगर मुझे कभी भी डिटरमाइन करना है कि अगर मेरे पास एक ओरिजिनल सेट ए आ रहा है, अगर इस ओरिजिनल सेट ए के कितने सबसेट्स बनेंगे उसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है? 2 की पावर n। ये 2 की पावर n के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जरा गौर से देखिए, मैं इसको बहुत डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था मगर पहले मैनुअल सिखाना जरूरी था। अगर ये वाला जो सेट था इसके मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स डिटरमाइन करने, तो हाथ से बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक देखो, सिंपल तरीके से फॉर्मूले का 2 लिखो, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट्स बने? 1, 2, 3, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब देखो, अगर तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए जो कि बहुत दफा आता है कि तुम्हें एक सेट गिवन है a = 1, 2, 3, 4 और तुमसे पूछा जाता है बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, तो जो नल्ला बच्चा होता है, जो लेजेंड बच्चा होता है ना, वो उंगलियों पे गिन रहा होता है बैठ के, या फिर वो बना बना के चेक कर रहा होता है। अब इसका छोटा सा फॉर्मूला देख लो ना, क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सिंपल तरीके से 2 की पावर 4 क्या होती है? हाँ भाई, क्या होती है 2 की पावर 4? 16, यानी कि सिंपल तरीके से कितने सबसेट्स बनेंगे इस सेट के? 16 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे भाई? मैनुअल करना चाहो तो मैट्रिक वाले तरीके ऊपर कर सकते हो, नल सेट 1, 2, वो मैंने दिखा भी दिया। क्लियर है यहां तक की बात? कोई मसला बेटा इस कॉन्सेप्ट के अंदर? बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट पिक करा मेरा बच्चा, जो बारी बारी में एक एक के डेफिनेशन बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। उसके पीछे रीजन क्या है? ये एक एक कॉन्सेप्ट बहुत मेहनती कॉन्सेप्ट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तभी इसमें इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप उसको पिक कर सको, क्लियर हो जाए आपको। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? कोई मसला? तो सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं भाई? नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा दिया आपको? नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। हियर n इज डिनोटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट जो किसी भी सेट में आ रहे हो, जिसका आप सबसेट्स निकालना चाह रहे हो, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। तो यही फॉर्मूला पावर सेट का, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्लियर है यहां तक की बात? तो आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। अब हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट्स का टॉपिक है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर जाने से पहले 2 बेसिक बातें कर देता हूँ। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ऑल्दो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसके क्वेश्चंस पास्ट पेपर के नेक्स्ट लेक्चर में करवा रहा हूँ, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ कि यूनियन का एक बेसिक मतलब क्या होता है। कभी भी 2 सेट्स के दरमियान अगर यूनियन का लफ्ज है तो उसको कहते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना। और इंटरसेक्शन का बेसिक बुनियादी मायने क्या होता है? कभी भी 2 सेट्स के दरमियान
अगर इंटरसेक्शन का लफ्ज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट आपका आंसर होगा। भाई ये बहुत बेसिक सी बात होती है, मैं इसको बहुत आसान जबान में कन्वे करने का आदी हूँ। मुझे नहीं आदत यार बुक की तरह वो मुश्किल वाले बात करना, x इंटू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू a एंड और का सिंबल एंड सो ऑन। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा, बर्गर बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, टेंशन लेनी उसकी। मगर इसका बेसिक एक बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनियन कहते हैं ऐड करने को। कभी भी दो सेट्स के दरमियान यूनियन का सिंबल आ रहा है, इट सिंपली मींस आपने उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है, वो आपका आंसर होगा। कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर इंटरसेक्शन का सिंबल आ रहा है, इसको इंटरसेक्शन सिंबल कहते हैं, तो आपने उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का आपस में कॉमन लेना है, कॉमन पार्ट आपका आंसर होगा। अब देखिए मेरे पास अगर डिसजॉइंट सेट्स आता है तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। अगर कभी भी दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लो और दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन लेने के ऊपर आंसर आपका एम्प्टी सेट आ रहा हो, इस केस के अंदर ऐसे दोनों सेट्स हमेशा डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर थ्योरेटिकल पढ़ा रहे थे फिर यूनियन इंटरसेक्शन क्यों पढ़ाया, वो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना था, क्योंकि इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें लाजमी तौर पे छोटा सा यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बात समझाई। अब क्या कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन क्या है कि बेटा कभी भी अगर आपके पास दो सेट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट ए आ रहा है उसमें एलिमेंट्स हैं a, b, c, d, और सेट बी मेरे पास आ रहा है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, मुझसे कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा। वो मुझसे आंसर नहीं पूछ रहा, वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, बताओ ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, बताओ ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, बताओ ये प्रॉपर सबसेट या सबसेट कहलाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपने लाजमी देखे होंगे। अब बच्चे को आंसर लेना तो आता है मगर ये नहीं पता कि थ्योरेटिकली क्या कहलाएगा ये। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दो सेट्स आपको गिवन है और उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन निकालते हो और कोई कॉमन आंसर नहीं आ सकता, यानी कि जरा सेट ए देखो यहाँ पे वो क्या है a, b, c, d, और सेट बी क्या है 1, 2, 3, 4, तो a इंटरसेक्शन b यानी कि a और b में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर तो नल होगा, मुझे मालूम है आंसर क्या होगा, आंसर बेटा नल होगा, मगर ऐसे दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। कभी भी दो सेट्स के दरमियान अगर इंटरसेक्शन लिया जाए और उनके दरमियान कुछ भी आंसर कॉमन ना आए, नल सेट आंसर आ रहा हो, तो ऐसे दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है यहां तक की बात। तो फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत दफा बच्चा यहीं पे होता है। तो बेटा मुझे आपकी दुखती रग का अंदाजा, इसलिए देखो वही कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं जिसके बारे में आई एम श्योर कि आपको ये कंफ्यूज करेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बच्चा, कभी भी अगर तुम्हारे पास कभी भी आपके पास दो सेट्स आ रहे हो, आप उनका इंटरसेक्शन लेते हो, इंटरसेक्शन लेने पे ना तो आंसर एम्प्टी सेट आए ना तो आंसर, यानी कि इस केस में डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट्स में खास कॉमन बात क्या है कि भाई अगर तो तुम यहां पे दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो आंसर एम्प्टी सेट अगर आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट क्या है कि अगर कभी भी तुम दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लेते हो, ना तो आंसर तुम्हारा एम्प्टी सेट आए ना तो आंसर तुम्हारा एम्प्टी सेट आए, ना वो सेट एक दूसरे के सबसेट हों, तो जो पर्टिकुलर चीज कहलाएगी इन सेट्स के अंदर, ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट में, सर ये बात समझ में नहीं आई, लिख के बताएं। आओ बेटा एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें, एग्जांपल देख लो, बड़े मजे की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है, लेट अस कंसीडर कि इसकी वैल्यू आ रही है 2, 3, 4, 5, 6। मेरे पास एक सेट बी आ रहा है, इसकी वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो मैंने तुम्हारे सामने दो सेट्स लिख दिए, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई इन दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लेके बताओ क्या होगा। भाई मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा, आंसर तो तुम निकाल दोगे, तुझे पता है, तुमने मैट्रिक क्लास में पेपर दिए होंगे तो आंसर निकाल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा। हम थ्योरेटिकल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मुझे पता है 5 और 6 कॉमन होगा दोनों के अंदर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई बताओ अगर ऐसे दो सेट्स के दरमियान तुमने इंटरसेक्शन लिया तो ये बात तुम्हें भी पता है तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सिंपल 5, 6 आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना, दोनों सेट्स में कॉमन खाली ये दो चीजें आ रही हैं, मगर ये दो सेट्स कहलाएंगे क्या, वो इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो $1 बिलियन की चीज है, $1 बिलियन की। अब जरा गौर से देखना, मेरी बात को समझना, ये अंग्रेजी जबान लिखी हुई अब समझ में आएगी। ये ऐसे ये दो सेट्स
इनके दरमियान, इनको जब मैंने इनके दरमियान इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन निकाला, तो कॉमन जो एलिमेंट्स आए कुछ ना कुछ आ गए, यानी कि आंसर मेरा नॉन एम्प्टी सेट आया है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ही क्या है कि एम्प्टी सेट नहीं आया है, नॉन एम्प्टी सेट आया है। मगर ये दोनों सेट्स एक दूसरे के सब सेट भी नहीं है। सर सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे? देखो, इनमें से कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, पहले वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स का दूसरे सेट में प्रेजेंट होना। इसके तो खाली दो एलिमेंट्स मौजूद है ना, तो सबसेट कैसे बन सकता है एक दूसरे का? सबसेट का तो कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में एग्जिस्ट करते होंगे तब सबसेट होगा। तो यहां पे तो सबसेट भी नहीं बन सकता, ना एम्प्टी सेट है ना सबसेट है। तब ये ऐसे दो सेट्स आपस में क्या कहलाते हैं? ओवरलैपिंग सेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोगों ने समझ लिया। डिसजॉइंट क्या होते हैं? अगर मैं दो सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लूं, कॉमन लूं, और आंसर कुछ भी ना आए, आंसर एक एम्प्टी सेट आ जाए, देन ऐसे दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता। और अगर मैं कभी भी दो सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लूं, कुछ ना कुछ आंसर तो मिले, मगर वो दो सेट्स ऐसे हों कि उनमें ना तो कोई एक आध चीज कोई कॉमन आ रही हो और वो एक दूसरे के सबसेट ना हो। यानी कि भाई यहां पे देखो 5 और 6 खाली दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे 2 3 4 इसके एलिमेंट डिफरेंट है, इसके एलिमेंट डिफरेंट है, यानी कि ये एलिमेंट इसका सबसेट नहीं है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके दरमियान इंटरसेक्शन लेने पे कुछ आंसर तो आए और वो एक दूसरे का सबसेट ना हो, तो ऐसे दो सेट्स को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो मेरा बच्चा ये 7 एमसीक्यूज जो मैंने पढ़ाए हैं ना, इनमें से एक आध लाजमी हमारे हर पेपर में पूछा जाएगा। तुम जिंदगी में कोई भी अपना एप्टीट्यूड एग्जाम दे दो, चाहे वो सेट का एग्जाम हो, चाहे वो जीआरई का एग्जाम हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में आने वाला कोई भी एग्जाम हो, ये बेसिक 7 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेट के टॉपिक के अंदर। आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, वहाँ पे लाजमी सेट्स के टॉपिक में से इनमें से बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं जरा एक और टॉपिक की जाने जल्दी से। अब मैं जिस इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 हमारा एंड हो जाएगा। बट बिलीव मी, ये आज का लेक्चर $1 बिलियन का लेक्चर है, स्पेशली जो मैं अब 3 इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। पहले नंबर के ऊपर पॉइंट, अभी मैंने इतना सारा आपको पका दिया, आई होप मैंने पकाया नहीं होगा, मेरी आदत नहीं है पकाने की, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छे लेवल पे क्लियर करने की कोशिश करी होगी। देखो, दो बातें हमेशा याद रखना। अब मैंने ये सेट वेट पता नहीं क्या क्या मंजन आपको करा दिया, अब मेरी 3 चीजें जिंदगी में हमेशा याद रख लेना। दुनिया का हर एम्प्टी सेट जो होता है वो मेरा बच्चा हर सेट का सबसेट होता है। सर क्या बात करी सर, दोबारा बताएं। मैंने क्या कहा? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या कहा? दुनिया का हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है, यानी कि जो नल सेट होता है, ये जो नल सेट होता है ये दर हकीकत दुनिया के हर सेट का क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं सेट ए को एज्यूम कर लेता हूँ फॉर एनी सेट ए, तो जो नल सेट होगा ना, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है ए में तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी कि हवा तो एग्जिस्ट कर रही है। नल सेट का मतलब ही क्या? कुछ भी ना होना। तो भाई नल सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। सिंपल सी बात है भाई, वो छोटा एलिमेंट है, ए बड़ा एलिमेंट है, आसानी सी बात कर दी मैंने। क्या कहा भाई? दुनिया का हर एम्प्टी सेट सब सेट होता है सिंपल किसी भी सेट के। दूसरा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दुनिया का हर सेट अपने ही सेट का इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है और इक्वल सेट भी होता है। सर क्या कहा, जरा दोबारा सुनिए। इम्प्रॉपर सबसेट का जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। क्या कहा मैंने कहा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ and is also an improper set and equal set। यानी कि दुनिया का हर सेट अपना ही एक सबसेट लाजमी होता है। दुनिया का हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है, और ये आपस में इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है और इक्वल सबसेट भी होता है, इक्वल सेट भी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मेरा बच्चा बातों बातों के अंदर। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर ए सेट है 1, 2, 3, अगर ए सेट है फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, तो अगर मैं एक और ए सेट ले लूँ 1, 2, 3, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सबसेट होंगे ना, इम्प्रॉपर वाले। यही तो कॉन्सेप्ट दिया कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? दोनों सेट्स का आपस में टोटली इक्वल होना, सेम होना, ऑर्डर का सेम होना, एलिमेंट्स के टाइप का सेम होना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। पहली बात क्या करी? दुनिया का हर एम्प्टी सेट
किसी भी सेट का सबसेट होगा। बहुत सिंपल सी बात है, हर एम्प्टी सेट या नल सेट सबसेट हो सकता है किसी भी सेट का। दूसरे नंबर पे बात क्या करी, दुनिया का हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है और इनका आपस में रिलेशन इम्प्रॉपर सबसेट का भी होता है और इक्वल सेट का भी होता है। बड़ी छोटी छोटी बातें करी हैं मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी। तो अगर कोई बंदा पॉइंट नंबर 1 लिखना चाहे तो इंग्लिश जबान में अपने नोट्स बना लो भाई, मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या कह सकते हो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और फिर इस बात को नोट डाउन कर लो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात को फिर नोट डाउन करने के बाद लिख लो फॉर एनी सेट ए। और पॉइंट नंबर 2 अपने पास लिख लो, every set is the subset of itself, every set is the subset of itself and also improper set and equal set, every set is the subset of itself and also improper set and equal set। और फिर इस चीज को नोट डाउन कर लो जो मैंने बात समझाई, बहुत बेसिक सी बात समझाई। तीसरा पॉइंट बहुत माइंड ब्लोइंग, एक और पॉइंट, मजे का पॉइंट। क्या चीज भाई, देखो मेरी बात सुनो, अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है C का तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक तरीके से A सबसेट है C का। क्या कहा मैंने, एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अगर कभी भी A सबसेट हो B का और फिर B सबसेट हो किसका, C का, और फिर B सबसेट हो C का, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि A जो है ना ये बेसिकली सबसेट है C का। क्या कहा मैंने, कभी भी अगर तुम्हारे पास A सबसेट आ रहा हो B का और वो B जो है वो सबसेट है C का, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कह सकता हूं, A जो है वो सबसेट है C का। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैथफ्लिक्स पॉइंट हैं जो आपको लाजमी अपने जहन में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाएंगे आपसे कि भाई एवरी एम्प्टी सेट इज डैश ऑफ अ सेट A। भाई दुनिया का हर एम्प्टी सेट हर सेट का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि अगर एक चीज जो आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, दुनिया का हर सेट अपने ही सेट का सबसेट होगा। और कैसा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों के एलिमेंट्स का सेम होना और एक जैसा होना कंपलसरी होता है। तीसरी पॉइंट क्या बताया कि भाई अगर एक A एलिमेंट है वो सबसेट है B का और B एक एलिमेंट है वो, और B एक सेट है, सॉरी A एक सेट है वो सबसेट है B सेट का, और B एक सेट है वो सबसेट है C सेट का, तो इनडायरेक्टली जो A है वो सबसेट है बेसिकली सेट C का। बड़ी छोटी सी हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट तरीन बातों में एमसीक्यूज और समझ लिए। मेरा बच्चा थ्योरेटिकल एमसीक्यू जो इतने मजे से करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस मुश्किल तरीन लगते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होती उसके पास। तो लेक्चर नंबर 1 डिजाइन ही मैंने खाली इस चीज के ऊपर किया कि आपको थ्योरेटिकल अप्रोच है। आपने देखा होगा मैंने इतना ऐसे कोई क्वेश्चन यूनियन इंटरसेक्शन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी नहीं करवाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँ डि मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता। अभी सिर्फ हमारी अप्रोच क्या है, आपको कुछ बेसिक बातें पता चल जाए। बेटा आज के टॉपिक के लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट्स, एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स का डिफरेंस क्या होता है। एग्जॉस्टिव सेट या पॉइंट नंबर 8 अपने नोट डाउन कर लीजिए, 7 पॉइंट्स पहले डिस्कस करे थे और देन 9 सेल्स होगा। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं, छोटी सी बड़ी मजे की डेफिनेशन लिखी है, इफ A एंड B आर दी सबसेट ऑफ यू, यू यानी कि यूनिवर्सल। सोच रहे हो कि सर यूनिवर्सल का जिक्र नहीं आया अभी तक, यूनिवर्सल सुनते आ रहे थे बचपन से, यूनिवर्सल का जिक्र भी कर दिया, तुम खुश रहो यार। क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर दी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल such that A union B is equal to universal, then set A and B are called the exhaustive set। बहुत ही बेसिक सी बात कर रहा है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास A और B जो है वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट होता ही एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कह रहा है कि अगर A और B जो है वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट के, और अगर तुम उस कंडीशन में फिर A यूनियन B लेते हो और तुम्हारा आंसर यूनिवर्सल बन जाए, यानी कि A यूनियन B लेने के ऊपर तुम्हारा आंसर क्या बन जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए, इस कंडीशन में ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, मुझे एक एग्जांपल मैं लिख दिया आपके आसानी के लिए, एनईडी साइड और जीआईके साइड पूछाने वाली बच्चों वाली क्वेश्चन कि यूनिवर्सल सेट एक गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। कहता है बताओ अगर ए यूनियन बी तुम लेते हो तुम्हारे सेट्स क्या कहलाएंगे, सबसेट्स कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे, सेल्स कहलाएंगे, या फिर इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। तो भाई यही वो चीज़ें होती हैं जब बच्चा पिक करता है। ये एमसीक्यू सोच रहे हो अगर कैसे आते हैं पेपर में, ऐसे आते हैं। ये बातें पता होंगी तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। ए यूनियन बी, ए क्या सेट क्या आ रहा है, 0, 1, 2,
यूनियन का सिंबल, बी के एलिमेंट्स क्या है 1,3। यूनियन के बारे में क्या बताया, सिंपल तरीके से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड कर देना, क्या बन जाएगा 0,1,2,3। ये 0,1,2,3 के यूनिवर्सल के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने ए यूनियन बी करा तो मुझे आंसर में क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट मिल गया। इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा फॉर एग्जांपल सेल्स, ऑप्शन बी होगा इक्वल सेट्स, ऑप्शन सी होगा एग्जॉस्टिव सेट्स, ऑप्शन डी फॉर एग्जांपल होगा मेरे पास प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट जब मिल रहा है ए और बी को यूनियन लेने के ऊपर, इसका मतलब ए और बी कैसे सेट्स हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। क्लियर है बच्चों, ये बात छोटी सी बात है, कोई मसला है यहाँ तक, कोई मजा आ रहा है भाई सेट्स पढ़ने में, कोई मसला है यहाँ तक। एक और टॉपिक, लास्ट का बस टॉपिक है सेल्स का। इफ ए एंड बी बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट सच दैट, क्या कह रहे हैं सेल्स का टॉपिक, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, बहुत मजे का टॉपिक है। कहता है कि अगर ए और बी एग्जैक्टली सबसेट्स हैं किसके, एक यूनिवर्सल सेट के, सच डेट किस कंडीशन के ऊपर, कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो आंसर यूनिवर्सल मिले, और ए इंटरसेक्शन बी करने पे आंसर एम्प्टी सेट मिल जाए। हो सकता है बच्चे सोच रहे होंगे सर सेल्स और फिर एग्जॉस्टिव सेट में डिफरेंस क्या रह गया, अगर दोनों के ऊपर ए यूनियन बी करने के ऊपर आंसर यूनिवर्सल सेट होता है तो फिर एग्जॉस्टिव सेट ही दोनों हुए ना, फिर ये सेल्स की चीज क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरा बच्चा डिफरेंस क्या है कि भाई एग्जॉस्टिव सेट्स की कंडीशन क्या होती है, आप सिंपल ए यूनियन बी करो, अगर आंसर यूनिवर्सल सेट आ रहा है तो एग्जॉस्टिव सेट्स कराएंगे। अगर ए यूनियन बी करने के ऊपर आंसर यूनिवर्सल सेट बी आ रहा है और साथ में आपने चेक कर लिया ए इंटरसेक्शन बी भी, और ए इंटरसेक्शन बी करने के ऊपर अगर आंसर एम्प्टी सेट, नल सेट आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे दो सेट्स अब एग्जॉस्टिव सेट्स नहीं होंगे, सेल्स होंगे। अब बच्चा बोले सर एग्जॉस्टिव भी तो हुए ना, 50% तो ओबे कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी 50% मार्क्स तो मिलते नहीं है ना एप्टीट्यूड के अंदर, जो लिख कर आओगे उसको ही मिलेंगे। तो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर क्या है, सेल्स का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल बात को समझेंगे भाई, बात को समझेंगे, समझे बगैर बात कंप्लीट नहीं करेंगे भाई। आओ जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मेरे पास सिंपल तरीके से अगर ए के सेट आ रहा है, सॉरी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ रही है 0,1,2,3, और मेरे पास सिंपल तरीके से ए सेट की वैल्यू सिंपल यू है, सॉरी ओ है, ज़ीरो है, और बी सेट की वैल्यू लेट सपोज ये 1,2,3 है। कोई मुझसे कहता है कि अब बताओ ये सेट्स आपस के अंदर ए और बी एग्जॉस्टिव हैं या सेल्स हैं, कैसे डिटरमाइन करूंगा भाई। सबसे पहले तो चेक कर लेता हूँ कि इनका ए यूनियन बी क्या आ रहा है। मुझे साफ दिख रहा है कि जब मैं ए और बी को आपस में ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 0,1,2,3, यानी कि यूनिवर्सल बन रहा है। तो ए यूनियन बी तो यूनिवर्सल आ रहा है, सही है। ए इंटरसेक्शन बी भी चेक कर लेते हैं भैया। ए के सेट में क्या एलिमेंट है 0, और इंटरसेक्शन का सिंबल, बी के सेट में एलिमेंट क्या आ रहा है 1,2,3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नल सेट। इसका मतलब क्या हो गया, नल सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ना सिर्फ ए यूनियन बी के ऊपर यूनिवर्सल बन रहा है, बल्कि ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर नल सेट भी बन रहा है। इसका मतलब ये ए और बी जो सेट्स हैं, ये कैसे सेट्स हैं, ये सेल्स कहलाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें, कभी भी आपके पास अगर एक यूनिवर्सल सेट हो और ए और बी उसके सबसेट्स हो, अगर सिंपल तरीके से ए और बी का यूनियन लेने के ऊपर आंसर यूनिवर्सल आ रहा है, इस कंडीशन में ए और बी के सेट्स कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। और अगर उन दोनों का ए यूनियन लेने के ऊपर आंसर यूनिवर्सल आ रहा है प्लस इंटरसेक्शन लेने के ऊपर आंसर नल सेट आ रहा है, इस कंडीशन के अंदर वो ए और बी सेट्स कहलाएंगे सेल्स। सो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। यहां पे हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 एंड होता है। आई होप ये लेक्चर देख के आपको मजा भी आया होगा। सेट्स के बारे में जो कहानियां आपने सुनी हुई थी वो कहानियां भी जहन से खत्म हुई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। ये थ्योरेटिकल हमने सारे आज अप्रोच को कवर करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पास्ट पेपर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, ये डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन नस साइड, आईबीए साइड, एनईडी साइड, जीआईकेआई साइड पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसके पास पेपर्स क्वेश्चंस और उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा बेटा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकें, सदका जारी है ये आपके लिए। लाजमी शेयर करें भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी की हेल्प आउट हो रही है तो इसमें क्या बुराई है।
यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।